तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदबंध, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रेज के नाम से पढ़ते हैं। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। ये टॉपिक उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है जिन्होंने 5 टॉपिक अच्छे से पढ़े हों। सबसे पहला टॉपिक है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पाँचवा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। वैसे अव्यय के अंदर और भी आपके टॉपिक आते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण को आप अव्यय के नाम से भी जानते हो। यदि ये 5 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हों तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। यदि कोई भी वाक्य हो तो आप उसमें कुछ ही सेकंडों में ये बता सकते हो कि इसमें कौन सा पदबंध है, या उस वाक्य में आप ये बता सकते हो कुछ ही सेकंडों में कि इस वाक्य में कौन कौन से जो शब्द हैं वो पदबंध हैं। लेकिन उनके लिए ये काफ़ी थोड़ा हार्ड टॉपिक हो सकता है जिन्होंने ये 5 टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़े हों। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। पदबंध। पदबंध के बारे में बात करें तो ये जो पदबंध शब्द है ये आपका पद से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि पद का मतलब यहाँ पर क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है पद क्या है, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तब वह शब्द पद कहलाता है। जब उस शब्द को वाक्य से अलग कर दिया जाता है तब अकेला रहने पर वह केवल शब्द कहलाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कि यदि यहाँ पर देखिए वाक्य के साथ बात करें तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, वह आज बाजार जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आज शब्द है, यहाँ पर ये जो आज शब्द है ये जब वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहा है तब ये क्या है, तब ये एक पद है। ठीक, अब इसके बाद यदि हम आज शब्द की डायरेक्ट बात करें, अब ये क्या है कि किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है और आज शब्द के बारे में बात करें कि आज शब्द जो है ये क्या है, तो यह केवल और एक केवल शब्द ही कहलाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि कोई शब्द है वो वाक्य के साथ प्रयोग किया जा रहा है तो वह पद है। यदि वह शब्द अकेला है, वो किसी वाक्य के साथ प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो वह केवल एक शब्द ही कहलाएगा, उसे हम पद नहीं कह सकते। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं पदबंध की। जब 2 या 2 से अधिक पद एक वाक्य में, यहाँ पर हम शब्द नहीं कह सकते क्योंकि जो शब्द होगा वो वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहा होगा, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक, तो जब 2 या 2 से अधिक पद एक वाक्य में क्रम से, ध्यान से समझ लीजिए इसे, क्रम से, ठीक, क्रम से एक साथ आकर, ठीक, क्रम से एक साथ आकर किसी एक पद का निश्चित अर्थ देते हैं तब वे सभी पद पदबंध कहलाते हैं। आपको ध्यान से समझना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए ध्यान समझिए, जब 2 या 2 से अधिक, हमेशा ही क्या होगा, या तो 2 होंगे या फिर 2 से अधिक होंगे। ये बात हमेशा ही याद रखिए, कभी भी सिंगल शब्द नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पद एक वाक्य में क्या होगा, क्रम से होंगे, एक साथ आकर, ठीक, किसी एक पद का निश्चित अर्थ देंगे तब वह क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई एक वाक्य होगा उसमें कुछ शब्द होंगे, वो शब्द क्या होंगे कि एक साथ ही प्रयोग किए जाएंगे और एक साथ प्रयोग करने के साथ ही वह किसी एक शब्द का निश्चित अर्थ देंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, आगे चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है पदबंध के बारे में। तो हमने क्या कहा था आपसे, जब 2 या 2 से अधिक पद एक वाक्य में क्रम से आकर किसी एक पद का निश्चित अर्थ देते हैं तब हमको इसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे कि यहाँ पर जो लिखा है सबसे तेज दौड़ने वाला, अब सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, यहाँ पर छात्र है। आप अच्छे से समझ रहे हो कि सबसे तेज दौड़ने वाला यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर वो क्या है, छात्र है। अब यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं
1 2 3 4, ये जो चारों शब्द हैं ये शब्द क्या बता रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ छात्र के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सभी क्या होगा, तो ये सभी आपका पदबंध कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पदबंध एक पूरा वाक्य ना होकर वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश होता है वाक्य का अंश, यानी कि वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा। यदि वाक्य का एक टुकड़ा होगा उसी को हम कहते हैं वाक्यांश। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, देखिए यहाँ से और यहाँ तक यदि वाक्य की बात की जाए तो ये एक पूरा वाक्य है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक बात की जाए तो ये एक पूरा वाक्य नहीं कहला सकता, क्योंकि यदि यहाँ पर इसके साथ इसे नहीं जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर ये पूरा अर्थ नहीं देगा। जब तक किसी वाक्य को हम वाक्य तब तक नहीं कह सकते जब तक वह पूरा अर्थ अपना नहीं देता। जब वह अपना पूरा अर्थ देगा तभी हम उसे वाक्य कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये एक वाक्यांश है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये एक वाक्य है, ठीक। अब इसके बाद बात करें, दूसरा पॉइंट है आपका, पदबंध के सभी पद परस्पर संबद्ध होकर एक इकाई बनाते हैं। क्या बना देते हैं? एक इकाई बना देते हैं। और इकाई आप अच्छे से समझते हो, जब कोई एक हो यानी कि कोई सिंगुलर हो तब हम उसे इकाई बोलते हैं। यदि वह प्लूरल हो जाए या दो हो जाए तो उसे हम इकाई नहीं कह सकते। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है। अब आप अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है? एक छात्र। ये क्या है? एक संज्ञा है। अब यहाँ पर यहाँ से अगर यहाँ तक पूरा भी बात की जाए तो भी ये एक संज्ञा का ही कार्य कर रहा है। यहाँ पर इसे हम कुछ और नहीं कह सकते, इसे हम एक संज्ञा का ही रूप कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये टोटल एक इकाई ही बन जाएगा। जैसे कि आपने हमेशा ही पढ़ा है, जब आपने संज्ञा टॉपिक पढ़ा होगा तब आपने समूहवाचक संज्ञा पढ़ा होगा। तब समूहवाचक संज्ञा की बात की जाती है तब उसमें क्या होता है कि एक समूह बना दिया जाता है और उस समूह को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है, उसे प्लूरल नहीं माना जाता। यदि 4 लोगों का, देखिए 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों को हम क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। यदि 4 लोगों का एक समूह बना दिया जाए तो उसे एक समूह बोला जाएगा, यानी कि एक इकाई बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पद हैं और पांचों पदों को सिर्फ एक इकाई ही माना जाएगा, इसे एक सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि इकाई का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक। इसके बाद यदि इसके भेद की बात की जाए तो इसके टोटल आपके 5 भेद होते हैं। टोटल आपके 5 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका संज्ञा पदबंध, दूसरा है आपका सर्वनाम पदबंध, तीसरा है आपका क्रिया पदबंध, चौथा है आपका विशेषण पदबंध, पांचवा है आपका जिसे हम क्रिया विशेषण या अव्यय भी कह सकते हैं। देखिए अव्यय यहाँ पर पूरी तरह से नहीं आता है। जो अव्यय जो होता है, अव्यय में आपके अब कुछ और भी पॉइंट्स जुड़ते हैं, तो इसमें पूर्ण रूप से अव्यय नहीं आता है, इसमें क्रिया विशेषण के साथ अव्यय आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है, सबसे पहला जो हमारा भेद है वो है संज्ञा पदबंध। अभी संज्ञा पदबंध क्या होता है इसे ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो पदबंध संज्ञा का कार्य करते हैं, यानी कि जो पदबंध संज्ञा का कार्य करते हैं। देखिए पदबंध आपको अच्छे से पता है, किसी एक वाक्य में काफ़ी सारे पद एक साथ मिलकर, यानी कि 2 या 2 से अधिक पद मिलकर क्या करते हैं? एक पदबंध का निर्माण करते हैं। अब वो पदबंध क्या करेगा? यदि संज्ञा का कार्य करेगा तो वहां पर वो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। जैसे कि हम इसे ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर राम के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रावण के विषय में बोला जा रहा है। अब रावण के विषय में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है लंका के राजा। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3,
ये तीन जो पद हैं ये तीनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ इस पद की निश्चितता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब एक ही बात याद रखिए, हमेशा ही एक ऐसा शब्द आपको ढूंढना है, एक ऐसा पद आपको ढूंढना है जिस पद के बारे में उस पूरे वाक्य में दो या दो से अधिक पद हों। क्या समझना है आपको? ऐसा एक, जैसे कोई भी आपका एक वाक्य है, उस वाक्य में एक ऐसा शब्द ढूंढना है आपको, उस शब्द के बारे में और जो दो या दो से अधिक शब्द, देखिए दो से अधिक शब्द होंगे या फिर आपके दो होंगे, या तो दो शब्द होंगे या फिर आपका दो से अधिक होंगे, और वो सभी शब्द जो मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर वही आपका पदबंध कहलाएगा। जैसे कि लंका के राजा रावण, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? पहला लंका, दूसरा के और तीसरा राजा। ये तीनों ही जो आपके पद हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक रावण पद के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? लंका के राजा रावण। यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? आपका एक पदबंध हो जाएगा। और कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। संज्ञा पदबंध क्यों हो जाएगा? क्योंकि रावण जो है वो एक संज्ञा है और ये सारे जो पद हैं, ये तीनों जो पद हैं ये संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। ठीक, संज्ञा के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिए, यहाँ पर जो पद है आपका जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ये जो आपका शब्द है या पद है इसके बारे में बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है? आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये पूरा जो जितने भी आपके ये आपके पद दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ये सभी पांचों पद सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपका शब्द है इसी की निश्चितता को बता रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे कि आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका एक पदबंध हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1 2 3 ये जो तीनों पद हैं, ये जो तीनों पद हैं, ये तीनों पद किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर आसमान में उड़ता गुब्बारा। क्या है? आसमान में उड़ता गुब्बारा। और गुब्बारा क्या है? एक संज्ञा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका एक संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, 4 ताकतवर मजदूर। अब यहाँ पर देखिए दो शब्द आए हैं, पहला 4 और दूसरा ताकतवर। ठीक, अब ये दोनों शब्द जो हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं। और मजदूर क्या है? यहाँ पर एक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हो जाएगा आप एक संज्ञा पदबंध। ठीक, 1 2 ये दोनों मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा? एक पदबंध हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा वेद है सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध क्या होता है? जो पदबंध सर्वनाम का कार्य करता है उसी को हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखना है आपको, ऐसे वाक्यों के पदबंध में कोई कुछ अपना वह इस प्रकार से किसी न किसी सर्वनाम का आना आवश्यक होता है। आपको अच्छे से पता है कि जो एक वाक्य होगा उस वाक्य में कुछ पद दिए होंगे और वो पद क्या करेंगे? किसी एक पद की निश्चितता बताएंगे। यदि जिस पद की निश्चितता बता रहे हैं वह पद आपका संज्ञा होगा तो वह क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यदि वह पद क्या होगा? सर्वनाम होगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर किसी न किसी सर्वनाम का आना आवश्यक हो जाता है कि जो पद आपके मिलकर जिस पद की निश्चितता बताएंगे वह पद क्या होना चाहिए? आपका सर्वनाम होना चाहिए। जैसे कि शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है? कुछ लिखा हुआ है। अब कुछ क्या है? यहाँ पर
कुछ एक सर्वनाम है। अब इस सर्वनाम के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो यहाँ पर ये जो सारा मैटर होगा ये क्या कहलाएगा, आपका पदबंध कहलाएगा। ठीक, और किसकी वजह से, ये कुछ शब्द के आने की वजह से। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बच्चे को बचा लिया। अब यहाँ पर सर्वनाम क्या है, अपने। ठीक, और अपने के लिए पूरा क्या बोला जा रहा है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, जो छात्र दिन रात मेहनत करता है वह अपने जीवन में सफल होता है। अब यहाँ पर सर्वनाम दिख रहा है आपको वह। अब वह के बारे में क्या बोला जा रहा है, जो छात्र दिन रात मेहनत करता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सभी क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे की ओर बढ़ते हैं, क्रिया पदबंध। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा भेद है क्रिया पदबंध। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। जो पदबंध 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनता है। देखिए ऐसा पदबंध जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध। अब यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हमें क्या करना होता है कि क्रियाओं का योग देखना होता है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि क्रिया ही क्रियाएं होती हैं। यदि आपने क्रिया टॉपिक पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा क्रिया के जितने भी भेद होते हैं, किस किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो कि हमने आपको पहले ही करा रखा है सब कुछ। तो उनको ही आपको देखना है। वहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक प्रकार की क्रिया नहीं आएगी, जो क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं आएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि आज बाजार जाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जाया ये भी आपका क्रिया है, जा ये भी आपका क्रिया है, सकता और है ये सभी आपकी क्रियाएं हैं। तो जाया जा सकता है ये सभी क्या हो जाएगा, आपका एक पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध, क्रिया पदबंध। ठीक, इसके बाद आपका सुरेश छत से। अब गिर और पड़ा, गिरना भी एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है। तो गिर पड़ा ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका एक क्रिया पदबंध। अब तो उसका आना, ठीक, अब तो उसका आना बंद ही हो गया। देखिए आना ये भी आपका एक क्रिया है, बंद ये भी आपका एक क्रिया है, ही हो गया ये सभी आपका क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये कौन कौन सी क्रियाएं हैं तो आप क्रिया वाला टॉपिक देख लीजिए अच्छे से, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका नेक्स्ट, मोहिनी रुक रुक कर धीरे धीरे चल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो रुक रुक कर ये भी एक क्रिया है, धीरे धीरे ये भी एक क्रिया है, इसके बाद चल रही है ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये क्या है, एक क्रिया पदबंध है। ये काफ़ी इजी होता है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना होता है कि क्रियाओं का एक समूह होगा वही आपको लेना है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौथा भेद, जिसे हम कहते हैं विशेषण पदबंध। अब ये विशेषण पदबंध क्या होता है इसे समझते हैं। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी एक संज्ञा या सर्वनाम होगी और उसकी जो पद मिलकर विशेषता बताएंगे वह कहलाएंगे आपके पदबंध। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे उस होटल के कमरा नंबर 5 में रहने वाला आदमी। अब यहाँ पर ये जो है आदमी ये क्या है, ये आपका एक संज्ञा है और इस संज्ञा के बारे में बोला जा रहा है उस होटल के कमरा नंबर 5 में रहने वाला। ठीक, उस होटल के कमरा नंबर 5 में रहने वाला। तो यहाँ से और यहाँ तक ये बाला से लेकर और यहाँ पर उस तक ये सब क्या हो जाएगा, आपका पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध, विशेषण पदबंध। क्योंकि ये सब जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है। ठीक, यहाँ से ये
इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और चमकदार है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे कि यहाँ पर जो संज्ञा है वो क्या है, आपका घोड़ा। ठीक, यहाँ पर क्या है, घोड़ा। अब घोड़ा के बारे में बोला जा रहा है कि घोड़ा कैसा है, तो अत्यंत सुंदर है, ठीक, और उसके बाद फुर्तीला है और कैसा है, चमकदार है। तो ये जो आपके शब्द होंगे, ये और इसके बाद ये क्या कहलाएंगे, आपके पदबंध कहलाएंगे। ठीक, और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, घोड़ा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद है आपका बरगद की घनी छांव से हम सभी धूप से बचे रहे। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये छांव शब्द है, ये क्या है, आपका एक संज्ञा है और इसकी विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है कि छांव कैसी है, बरगद की घनी। कैसी छांव है, बरगद की घनी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बरगद की घनी, ये इतना क्या हो जाएगा, आपका एक विशेषण पदबंध। ठीक, इसके बाद है आपका तेज चलने वाली गाड़ियाँ। अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो है, ये गाड़ियाँ क्या है, आपका गाड़ियाँ यहाँ पर एक संज्ञा है। ठीक, और इस संज्ञा की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, तेज चलने वाली। कैसी गाड़ियाँ हैं, तेज चलने वाली गाड़ियाँ हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भेद है जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। देखिए, इसे अव्यय पदबंध के नाम से भी जाना जाता है और क्रिया विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए क्रिया विशेषण जो होता है उसे हम अव्यय के नाम से जानते हैं, लेकिन अव्यय जो होता है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जो कि हमने आपको अव्यय वाले टॉपिक में अच्छे से बताया था। ठीक, अव्यय के भी आपके अलग अलग भेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो होता है वो अव्यय का ही एक भेद होता है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये होता क्या है, जो पदबंध क्रिया विशेषण या अव्यय का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। अब यहाँ पर यदि आपको नहीं पता हो कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये अव्यय के कितने भेद होते हैं और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से अव्यय को पहचाना जाता है, तो आप क्रिया विशेषण और अव्यय वाला जो हमारा वीडियो है आप उसे देख लीजिए, वहाँ से इन डिटेल आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे सीता, देखिए जो अव्यय होता है और जो क्रिया विशेषण होता है ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि कभी बदलते नहीं हैं। लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर कभी भी वह बदलते नहीं हैं। यदि वो नहीं बदलते तो सिर्फ वही शब्द होते हैं आपके अव्यय या क्रिया विशेषण। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, सीता सुबह से शाम तक पढ़ती है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान से समझोगे कि ये जो शब्द हैं सुबह से शाम तक क्या करती है, पढ़ती है। पढ़ती की विशेषता क्या बताई जा रही है, सुबह से शाम तक। और ये सुबह से शाम तक आप कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या एक वचन हो या बहुवचन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सुबह से शाम तक ये जो आपका है ये कभी भी आपका परिवर्तित नहीं होगा। तो जो परिवर्तित नहीं होता है वही कहलाता है आपका क्रिया विशेषण या अव्यय। ठीक, इसके बाद है आपका अपने पिताजी के साथ वह चला गया। तो यहाँ पर ये जो के साथ है, ठीक, ये कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, इसके बाद है आपका मैंने उसकी सुबह तक प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर ये जो सुबह तक है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। इसके बाद है आपका कुछ लोग बस में सोते सोते जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सोते सोते से शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर पदबंध कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए पदबंध में यहाँ पर आपको यदि दिक्कत आ रही होगी तो सिर्फ अव्यय में आ रही होगी, अव्यय या क्रिया विशेषण में। जिसने ये टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिसने अव्यय या क्रिया विशेषण नहीं पढ़ा होगा उसे यहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।